हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की नींव रखी वो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा रखी गई। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बैटल लड़ा, पानीपत का प्रथम बैटल। उस बैटल में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई बाबर के द्वारा और एक दिल्ली सल्तनत वहाँ पर एंड होता है और एक नए वंश की नींव रखी गई जिसका नाम है मुगल वंश। ये खैर चीज़ें तो हमें पढ़नी है आज की क्लास में, लेकिन इससे पहले हम जो चैप्टर ख़त्म किया हमने पिछली क्लास में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे 1526 ईस्वी से पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत एक लंबा रूलिंग पीरियड रहा है। उसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, इस तरह गुलाम वंश फिर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। लेकिन हमें जो चर्चा करनी है, हम जो लास्ट रूलर है दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में मैं 2-4 क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ, तो ध्यान देना। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में, जो कि काफ़ी संघर्ष के बाद लोदी वंश का शासक बनता है, यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज्याभिषेक करवाता है। उसके सामने काफ़ी समस्याएं थी, जैसे कि उसके चाचा थे आलम खां लोदी और कुछ सूबेदार थे, जैसे उनमें सरदारों में आ सकते हैं कि जैसे दौलत खां लोदी है जो कि पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था। वो क्या थे, इनके खिलाफ थे, किसके, इब्राहिम लोदी के। उनसे संघर्ष के बाद वो जैसे तैसे दिल्ली का शासक बन जाता है, लेकिन वो एक बदले की भावना बनी रहती है दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी में। बाद में उन दोनों ने आग्रह किया बाबर से और बाबर को इनवाइट करते हैं भारत के लिए। फिर वो पानीपत का बैटल आता है लास्ट में और उसमें डिफीट किया जाता है इब्राहिम लोदी को। बात करें 1517 ईस्वी है, उसमें मेवाड़ वाले रीजन में शासन कर रहे होते हैं कौन, महाराणा सांगा। वो काफ़ी एक वीर योद्धा थे। वो शासन कर रहे होते हैं अपने राजस्थान मेवाड़ वाले रीजन में। दिल्ली में शासन कर रहे होते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जैसे ही शासक बनता है दिल्ली का, उन्होंने एक बैटल लड़ा महाराणा सांगा के खिलाफ जिसका नाम है 1517 ईस्वी में खातौली का बैटल लड़ा गया। और फिर नेक्स्ट ईयर 1518 ईस्वी में उसने एक और बैटल लड़ा महाराणा सांगा के खिलाफ, वो था बाड़ी का बैटल। दोनों युद्धों में उसको क्या होता है, पराजय झेलने को मिलती है इब्राहिम लोदी को। वहाँ से फिर नई रणनीतियाँ शुरू करता है, लेकिन फिर वो एक एंड आता है कब, 1526 ईस्वी में, जब वो हार का सामना करना पड़ता है उसे। अब बात करें दोस्तों, वो तो थी कि इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, साथ ही लोदी वंश का लास्ट शासक था। और ये भी ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत के बैटल में मारा गया, तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने, कहने का मतलब जिसकी हत्या की गई बीच युद्ध में। ये थी दिल्ली सल्तनत। लगभग 320 साल तक उनका रूलिंग पीरियड रहा, काफ़ी लॉन्ग उसका रूलिंग पीरियड था। तो वो चीज़ें तो हमने पिछली क्लासों में बिल्कुल डिटेल से पढ़ ली है। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मुगल एम्पायर, वो है इस्टाब्लिश किया गया 1526 ईस्वी में। लेकिन 1526 ईस्वी से हमें पहले जाना पड़ेगा 1483 ईस्वी में। क्यों 1483 ईस्वी में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जो इस्टाब्लिश किया गया मुगल एम्पायर, उसको इस्टाब्लिश किया था बाबर ने। अब बाबर के बारे में हमें उसके जन्म से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो हमें 1483 ईस्वी में जाना पड़ेगा जहाँ उसका जन्म होता है। फरगना नामक प्रांत जो स्थान था, वहाँ एक ट्रांसओक्सिया नामक रियासत थी, उसमें फरगना नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पर बाबर का जन्म होता है। कुतलुग निगार खानम इसकी माँ थी और उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता। तो चलो 14 फरवरी 1483 ईस्वी, इस समय क्या होता है, फरगना जो उस समय ट्रांसओक्सियाना जो रियासत थी, इसके ऊपर शासन कर रहे होते हैं उमर शेख मिर्ज़ा। कौन, उमर शेख मिर्ज़ा यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। और इसकी पत्नी थी, वो थी कुतलुग निगार खानम। ये दोनों जो कि एक संतान को जन्म देते हैं जिसका नाम रखा गया जहीरुद्दीन बाबर। क्या है, बाबर। 1483 ईस्वी में 14 फरवरी को इन्होंने एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम बाबर रखा गया। ध्यान रखना, आज के दौर की बात करें तो वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को, तो हम ये कह सकते हैं उस समय नहीं मनाते होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है वैलेंटाइन डे का एक क्या था, गिफ्ट था बाबर। अब ये चीज़ ध्यान रखना, उमर शेख मिर्ज़ा है, ये जो अलग राजवंश से थे, और जो कुतलुग निगार खानम है ये अलग राजवंश से थी। जो उमर शेख मिर्ज़ा है
वो तैमूर का 5वां वंशज था। कौन सा? 5वां वंशज। और जो कुतलुग निगार खानम है ये चंगेज खां का 14वां वंशज थी। तो ध्यान रखना ये 14वां वंशज थी चंगेज खां की और ये 5वां वंशज था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाबर की रगों में 2 राजवंशों का खून दौड़ रहा था। एक कौन सा? चंगेज खां और एक तैमूर वाला। तो आप ये सोच सकते हो उस समय कितने वीर योद्धा हुआ करते थे कि उन्होंने जब बाबर के बारे में हम आकलन करें तो बाबर भारत में आया, विपरीत परिस्थितियों में आया, उसे कुछ पता भी नहीं था कि कितना वीर योद्धा रहा होगा कि भारत में विपरीत परिस्थितियों में आकर भी यहाँ पर आक्रमण किया। दिल्ली जैसी रियासत पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित था, उनको डिफीट किया और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है मुगल एम्पायर। तो आप एक आकलन लगा सकते हो कि बाबर कितना खतरनाक व्यक्ति था। अब देखो उस समय जब ये 11 साल का था बाबर, तो लगभग 1494 ईस्वी की बात थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में बाबर का राज्याभिषेक करवाया जाता है। कहाँ? वही फरगना में। अब देखो जो राज्याभिषेक करवाया गया, इसकी दादी थी बाबर की जिसका नाम है एहसान दौलत खां या एहसान दौलत बेगम बोल सकते हो। इसकी देखरेख में इसका राज्याभिषेक करवाया गया। किसका? बाबर का। कब करवाया गया? 1494 ईस्वी में। लगभग 11 वर्ष की आयु का था उस समय। ध्यान देना उज्बेकिस्तान का एक सरदार था, प्रसिद्ध सरदार था या वहाँ का शासक उसे बोल सकते हो, जिसका नाम था शेबानी खां। ये सैन्य प्रशिक्षण में काफ़ी आप इसे मजबूत समझ सकते हो। ये जो सैन्य प्रशिक्षण देता था वो बहुत खतरनाक तरीके से देता था। जो ये बाबर है जो सैनिक प्रशिक्षण लेता है वो शेबानी खां से लेता है। कब? उस समय इसका प्रशिक्षण चल रहा होता है, जब ये शासक बनता है उसके बाद भी कुछ दिनों तक चलता है। लेकिन आगे ध्यान दो, कहानी में अब ट्विस्ट बाकी है। शेबानी खां ने इसको प्रशिक्षण दिया, सैनिक प्रशिक्षण, लेकिन 1502 ईस्वी में इन दोनों के बीच किसी प्रकार की अनबन हो जाती है 1502 ईस्वी में। और शेबानी खां और बाबर इन दोनों के बीच एक बैटल लड़ा जाता है जिसका नाम था सरायपुल का बैटल। इस बैटल में क्या होता है? जो शेबानी खां है इसकी विजय होती है और बाबर इसमें बुरी तरह डिफीट कर दिया जाता है बाबर को। और इसको डिफीट करने के बाद बाबर की बहन को उठा ले जाता है। कौन? शेबानी खां। यहाँ पर देखो प्रतिशोध की भावना फिर भी दोनों में अभी बनी हुई है। एक तो डिफीट किया, फिर इसको बहन को उठाकर ले गया। कौन? शेबानी खां। अब इसके बाद देखो 1507 ईस्वी में ये क्या करता है? बाबर एक उपाधि धारण करता है पादशाह की। किसकी? पादशाह, जिसका अर्थ होता है बादशाह। ये उपाधि धारण करता है कौन? बाबर। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट जो बैटल हुए भारत में, इसका आक्रमण कब हुआ और कौन सी नई तकनीक इसके द्वारा यूज में ली गई और किन के खिलाफ इसका जो प्रथम बैटल था, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखो बाबर एक शक्तिशाली शासक था, ये चीज़ें इस चीज़ में तो कोई दो राय है भी नहीं, क्योंकि इसके जो बैटल हुए उनसे हमें आकलन लग सकता है इतना तो कि कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा। अब देखो बाबर उस में ट्रांसओक्सियाना रियासत का शासक था, इसे कुछ पता भी नहीं था। जब 1519 ईस्वी में, थोड़ा मैटर आप पहले समझ लो, दिल्ली में शासन कर रहे होते हैं कौन? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। मैंने आपको बताया कि इब्राहिम लोदी के कुछ विपक्ष में थे, जैसे कि आलम खां लोदी उनके चाचा थे, दौलत खां लोदी सूबेदार थे, वो दोनों इसके क्या थे? खिलाफ थे, यानी कि इसे बदला लेना चाहते थे, वो शासन हथियाना चाहते थे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने जैसे तैसे करके दिल्ली की गद्दी पकड़ ही ली थी। तो वो दोनों इससे क्या करना चाहते थे? प्रतिशोध लेना चाहते थे। उसी समय ध्यान दो 1519 ईस्वी में पंजाब वाला रीजन, कौन सा? पंजाब, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पर दो किले थे, बाजौर और बेरा।
इन दोनों किलों में एक जाति निवास करती थी, यूसुफजई जाति। अब ध्यान देना, यहीं से बाबर 1519 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करता है। ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर इसके चाचा है आलम खां लोधी, आलम खां, और एक है दौलत खां। ये दोनों प्रतिशोध लेना चाहते हैं किससे? इब्राहिम लोधी से। इसके बाद ध्यान दो, बाबर जो कि यूसुफजई जाति के खिलाफ 1519 ईस्वी में युद्ध लड़ता है। वो क्यों लड़ता है? क्योंकि जो यूसुफजई जाति थी ये परेशान करने लगी थी बाबर वाले एरिया में जो भी लोग रहा करते थे उनको। तो बाबर जब 1519 में भारत आया था उस समय इसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि भारत एक सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत है, या पर्यावरण दृष्टि से आप देखो तो काफ़ी अच्छा था। ये सब चीज़ें इसे पता, ये भी पता नहीं था कि ये राष्ट्र कौन सा है। बस ये कि इस प्रतिशोध की भावना से यूसुफजई जाति के खिलाफ क्या करता था? आक्रमण किया करता था उस समय। देखो 1519 में जब आक्रमण किया तब दोनों पे इसका अधिकार हो गया था, लेकिन इसे बहुत कड़ी टक्कर मिली किससे? यूसुफजई जाति से। तो जब इसको कुछ आगे का पता नहीं था कि यहाँ को राष्ट्र है इतना शक्तिशाली है, तो ये वापस जाना उचित समझा इसने। किसने? बाबर ने। यहाँ से धन लूटता है, वापस इस जाति को सौंप देता है ये किले, और वापस से निकल जाता है। लेकिन फिर ध्यान दो, एक और कहानी में ट्विस्ट आता है 1520 से 22 ईस्वी के बीच। अब देखो उस समय यूसुफजई जाति को टक्कर मिली बाबर से, इसको हराया किसको? यूसुफजई जाति को। तो ये चीज़ें क्या है इनके दिमाग में खटक रही थी, ये इसे प्रतिशोध लेना चाहते थे। तो ध्यान दो, फिर ये युद्ध लड़ना चाहते थे किससे? बाबर से। बाबर फिर युद्ध करता है 1520 से 22 ईस्वी के बीच। किसके खिलाफ? यूसुफजई जाति के खिलाफ। लेकिन इस बार बाबर जब भारत आया तो इन दोनों किलों के ऊपर अधिकार किया, लेकिन छोड़कर नहीं गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले ये लूट कर छोड़ के चला गया था, यूसुफजई जाति को वापस इनका शासन सौंपा। यहाँ जो सूबेदार था वो था दौलत खां लोधी, यानी कि गवर्नर आप कह सकते हो यहाँ का। इसके हाथों में यहाँ का शासन था, लेकिन इन 2 किलों पर अधिकार अब किसका हो चुका है? बाबर का। अब देखो कहानी में कितना ट्विस्ट है। यहाँ से बाबर अधिकार कर लेता है, लेकिन अभी भी उसको ये पता नहीं है कि भारत में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आगे कहाँ जाना है, ऐसा कौन सा सेंटर है जहाँ पर मैं अधिकार करूँ और वहाँ से आसपास के राज्यों पर मैं क्या कर सकूँ? आक्रमण करके अधिकार। ये सब चीज़ें इसके दिमाग में चल ही रही होती है उस समय। देखो इधर प्रतिशोध किसकी भावना में है? देखो ये भावना बना रखी है दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, इब्राहिम लोधी से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। जब आप सोचो दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर है, पंजाब के 2 किलों पर ये अधिकार कर चुका है बाबर। तो इसको ये पता चल चुका है कि बाबर एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम इब्राहिम लोधी को डिफीट कर सकते हैं। यानी कि ये तो नहीं कर सकते थे अकेले विद्रोह करके, लेकिन ये किसी की सहायता जरूर मांगना चाहते थे। तो इब्राहिम लोधी और इन दोनों ने विचार किया कि क्यों न हम बाबर को सपोर्ट करें और ये दिल्ली पर जो इब्राहिम लोधी शासन कर रहे हैं उनके खिलाफ आक्रमण करें। ये दोनों मीटिंग करते हैं, पहुंच जाते हैं किसके पास? बाबर के पास। अब देखो बाबर इंतजार कर ही रहा होता है कि ऐसी कौन सी कमजोरी हमें पता चले कि हम आगे निकले और आगे के क्षेत्रों पर हम अधिकार करें। अब बाबर को देखो यहाँ पर आगे से सहायता मिल रही है, बाबर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। यहाँ पर परेशान जरूर था, लेकिन देखो इन दोनों ने आगे से आए और इनको आग्रह करते हैं, या आग्रह करते हैं कि यदि आप दिल्ली पर अधिकार करते हो, जहाँ इब्राहिम लोधी जो कि आलम खां के चाचा है उसको डिफीट करते हो और दिल्ली पे अधिकार कर लेते हो, तो बाकी दक्षिण के राज्यों पर अधिकार करना वहाँ से आसानी हो जाएगी आपको। फिर यहाँ पर शर्त रखी गई कि यदि आप दिल्ली पर अधिकार करते हो तो दिल्ली हमें सौंपना पड़ेगा, बाकी राज्य हम आपको दिलवाएंगे। ये शर्त इन दोनों ने रखी थी। अब देखो 1526 में लगभग 4 साल बाद, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, 1526 ईस्वी में बाबर और ये दोनों मिलकर, कौन? आलम खां और दौलत खां, इन्होंने अटैक किया किस पर? दिल्ली पर। अब दिल्ली पर अटैक किया तो जो हरियाणा वाला रीजन है पानीपत वाला, वहाँ पर ये बैटल लड़ा गया, पानीपत का प्रथम बैटल। किनके मध्य लड़ा गया? देखो यहाँ दिल्ली पर कौन है? इब्राहिम लोधी। कौन है? इब्राहिम लोधी। इधर बाबर और वो आलम खां और दौलत खां। ये देखो 1526 ईस्वी में पहुंच जाते हैं पानीपत मैदान में। कहाँ पहुंच जाते हैं?
पानीपत मैदान। देखो पानीपत के मैदान में पहुंच चुके हैं कौन, इब्राहिम लोदी और बाबर। दोनों 1526 में यहाँ पर आते हैं और युद्ध का जो प्लानिंग है इनकी चाराई होती है। उसी समय ध्यान दो, वैसे तो दिल्ली पर शासन कर रहे जो इब्राहिम लोदी है ये काफ़ी शक्तिशाली है। सैनिक दृष्टि से भी आप देखो, सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनके पास काफ़ी चीज़ें थी जो हथियार, आधुनिक हथियार थे। लेकिन इब्राहिम लोदी को ये पता नहीं था कि जो बाबर है इसके पास एक नई तकनीक है, वो है तोपखाना। और इसी के साथ तोपखाने का 1519 में उपयोग कर लिया था। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर एक तुलुगमन नई पद्धति भी अपनाई जाएगी। इस पद्धति के चलते इब्राहिम लोदी को बुरी तरह डिफीट करेगा कौन, बाबर। अब ध्यान दो, दोनों के बीच युद्ध चल रहा होता है। बाबर की एक तकनीक थी जो थी तोपखाना। क्या थी? तोपखाना। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1519 ईस्वी में जो बाजौर और बेरा के किले पर इसने आक्रमण किया तब प्रयोग किया था। और एक दूसरी एक तकनीक थी शैबानिका से इसने सीखी थी, तुलुगमा पद्धति। कौन सी? तुलुगमा पद्धति। ये पद्धति क्या है वो समझने की कोशिश करो। तुलुगमा पद्धति में क्या होता था, संपूर्ण सेना को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता था। यानी कि कुछ निश्चित सेना रखी जाती, जैसे 5000, 2000, इस तरह क्या करते थे, टुकड़ियां बना ली जाती थी। जब आक्रमण किया जाता था तो कुछ टुकड़ियां सामने से भेजी जाती थी और कुछ टुकड़ियां पीछे से भेज दी जाती थी। यानी कि चारों तरफ से सेना को घेर लिया जाता था। इन दोनों पद्धतियों के, यानी कि जो इसके पास तकनीक थी, इनका उपयोग करके 1526 ईस्वी में डिफीट करता है किसको, इब्राहिम लोदी को, और इसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ से आपको जो 2-4 चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। एक तो सर्वप्रथम भारत में तुलुगमा पद्धति अपनाई गई और इब्राहिम लोदी की हत्या की गई। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी बीच युद्ध में क्या हुई, हत्या की गई। इससे पहले जो भी शासक थे उनकी हत्या नहीं की गई थी। हालांकि उन्होंने डिफीट किया, डिफीट हुई भी किसी से, लेकिन हत्या नहीं हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम बैटल। इसमें 2 चीज़ों का उपयोग किया गया, हत्या की गई इब्राहिम लोदी की, और यहाँ से एक बहुत ही बड़े साम्राज्य जो लगभग 331 या 30 साल का इनका रूलिंग पीरियड रहेगा, मुगल एम्पायर इस्टाब्लिश किया गया। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। देखो यहाँ से इन दोनों की हत्या कर दी गई। तो इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, उसकी भी हत्या कर दी गई थी बाबर के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई बाबर के द्वारा। अब देखो 1526 ईस्वी से जो भी आगे का मैटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।